तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में एंड द टॉपिक इज माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स. Okay, so first of all, let us understand what is the meaning of biocontrol agents. You can understand from the word biocontrol. ठीक है, मतलब हम कुछ बायोलॉजिकल चीजें ही लेने वाले हैं जिससे हम इंसेक्ट या पेस्ट को किल कर सकें. ओके, so any living things that will kill the insect and pest is known as biocontrol agents. Remember this. लिविंग थिंग्स को हम यूज करके अगर हम लिविंग थिंग्स को किल करते हैं, दैट इज हार्मिंग द स्टैंडिंग क्रॉप, उसे हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स. आई होप इट इज वेरी क्लियर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज टू किल द हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are damaging the standing crops, then we can call it as the biocontrol agents. And such method, when it is adopted, it is known as biocontrol method. So you can see over here that biological method in which microbes are controlling the pest and insect. A pest and insect हम जानते हैं कि they are damaging the standing crops. ठीक है, तो उसे हम किल करेंगे माइक्रोब्स का यूज करके. Then what you call it as biocontrol or biological control method. इसमें हम थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो ये मेथड क्या हमें हार्मफुल नहीं है? Let me tell you, it is not harmful to us because suppose in order to control insect या pest, अगर हम insecticides या pesticides यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगी and it is going to give you a greater impact by the process of biological magnification. लेकिन यहाँ पे हम जो कुछ भी माइक्रोब्स यूज करने वाले हैं that is going to attack the target things only. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अगर वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को मार रहा है तो वो हमें हार्म नहीं करने वाला. इज दिस क्लियर? सो उसका टारगेट क्या है? ह्यूमंस नहीं होंगे, उसका टारगेट सिर्फ एक वो पर्टिकुलर इंसेक्ट ही होगा, ना कि दूसरे इंसेक्ट्स भी होंगे. ओके, सो इट इज अ टारगेट स्पेसिफिक. सेकेंडली, जैसे कि हम अगर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो इन पर्टिकुलरली उसमें यू नो दैट साइड इफेक्ट्स हो सकती है, वो इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है. बट हियर देयर इज नो चांस दैट इट इज डैमेजिंग द इकोसिस्टम. सो द नेक्स्ट इज, ये एक नेचुरल प्रेडेशन मेथड है तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि अगर हम बैक्टीरिया को अगर फील्ड में स्प्रे भी कर देंगे तो वो बैक्टीरिया हमें नहीं हार्म करने वाले. दैट इज गोइंग टू हार्म ओनली दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट्स which are damaging that standing crops. So अगर इकोसिस्टम के लिए भी हम देखें तो it is a beneficial part because it is on, इसका प्रिंसिपल याद रखना, it is works on the principle of natural predation, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो क्या इसमें ऐसा होता है कि सपोज हमने एक फील्ड में किसी बैक्टीरिया का स्प्रे किया तो क्या सारे ही इंसेक्ट पेस्ट मर जाएंगे? नो, नॉट ऑल द इंसेक्ट पेस्ट आर रिमूव्ड, ओनली फ्यू numbers are eradicated. It's not a total eradication की जिसकी वजह से इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस हो. Okay, so next point to note over here is what? Not complete eradication. इसमें कोई complete किसी इंसेक्ट या पेस्ट को हम मार नहीं देते. ठीक है, so it is not damaging to the ecosystem. The next point over here, हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. So it is environmental friendly. You can say that this method is a eco-friendly method. Next, तो इस मेथड को अप्लाई करते वक्त what are we going to keep? What points we are going to keep in our mind? You can say that कौन से माइक्रोब्स हम स्प्रे कर सकते हैं, कौन सा इंसेक्ट पे उसका इफेक्ट होगा, कौन से पेस्ट पर उसका इफेक्ट होगा, या तो फिर उसका हैबिटेट कैसा है, उसकी फीडिंग पैटर्न कैसी है. जैसे कि अगर कोई इंसेक्ट है तो सपोज वो लीफ ही खाता है तो वो इंसेक्ट की फीडिंग पैटर्न हो. कोई इंसेक्ट है तो सपोज वो स्टेम बोरर है, स्टेम को खा जाता है तो वो उसकी फीडिंग पैटर्न हुई. तो हमें एक इंसेक्ट को, पेस्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टडी दैट, उसका हैबिटेट, उसके कौन से प्लांट पे इन्फेक्ट कर रहा है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द बायो कंट्रोल एजेंट्स. एक यहाँ पे एग्जाम्पल दो दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में. As I tell you, please keep the textbook with you. First example that is given is ladybird beetle. A ladybird beetle, you might have seen that small beetle which is red in color with black spot, या तो फिर black in color with red spot on its surface. ऐसे छोटे छोटे beetles होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो
एफिड्स नाम के इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। मतलब एक इंसेक्ट अगर दूसरे इंसेक्ट को ही खा रहा है तो हम कह सकते हैं ना ये तो बायोलॉजिकल मेथड हुआ, बायोलॉजिकल प्रेडेशन हुआ। So is it going to harm the nature? At no cost it is going to harm the nature. Next, dragonflies controls the mosquito. जो dragonflies होती है जनरली फील्ड के ऊपर घूमती रहती है, that is eating all the insects. So naturally it is a good method of predation और जिसमें हमें benefits ही है. It is all over a beneficial part to us. So you have to remember this, what ladybird beetle will control the aphids and dragonfly controls the mosquito. So this is what. So what is biocontrol agent? Biocontrol agent का मतलब होता है कि अगर ऐसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ladybird beetle है वो aphids को कंज्यूम करता है, ड्रैगन फ्लाइज है वो मस्कीटो को कंट्रोल करती है, तो ये एक बायो कंट्रोल मेथड हुआ जो नेचुरल प्रेडेशन के ऊपर बेस्ड है एंड इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स. वी ऑल वेरी वेल नो दिस, राइट? Now further if we talk about this microbes, okay, so whenever we are using microbial agents, मतलब either viruses, protozoa, fungi या बैक्टीरिया हम यूज करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट को किल करने के लिए, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट्स, और यू कैन कॉल इट एज माइक्रोबियल कंट्रोल, और यू कैन कॉल इट एज माइक्रोबियल बायो कंट्रोल. रिमेंबर दैट जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं किसी इंसेक्ट या पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए, so that is what you call it as microbial control or microbial biocontrol method. So let us take here certain examples. The very first example that is mentioned over here is Bacillus thuringiensis. What is it? Bacillus thuringiensis. Now this is a bacteria whose spores are used, sachet में मिलते हैं spores, they are mixed thoroughly in the water and that water mixed with the spores of Bacillus thuringiensis is used to spray the field. Field के अंदर Bacillus thuringiensis ये एक बैक्टीरिया है, उसके स्पोर्स को वाटर में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है. अब जब भी ये स्प्रे करते हैं पर्टिकुलरली ब्रासिका, दैट मीन्स यू कैन से कॉलीफ्लावर होते हैं या फिर व्हाट वी कैन से कॉलीफ्लावर, दूसरे जो दूसरा होता है ब्रासिका दैट मीन्स राई, राइट, मस्टर्ड. तो ये सब स्पीशीज पे जनरली हम इस टाइप का व्हाट यू कैन से वी कैन स्प्रे दिस काइंड ऑफ स्पोर्स ऑफ Bacillus thuringiensis. तो इसमें क्या होगा, ओनली कैटरपिलर्स आर किल्ड. ओके, इसमें और कोई इंसेक्ट्स यहाँ पे किल नहीं होंगे, ओनली कैटरपिलर. सो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि ये बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड है कि सपोज ये एक इंसेक्ट्स को किल करता है तो ये दूसरे को नहीं किल करेगा, दूसरे को हार्म नहीं करेगा. ओके, तो यहाँ पे इन ब्रासिका प्लांट फील्ड ओनली कैटरपिलर्स आर किल्ड. फर्दर हाउ इट इज किल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो Bacillus thuringiensis जो बैक्टीरिया है, दे रिलीजेस अ टॉक्सिन which is अगर consumed by insect, it will kill the insect, right? Remember that Bacillus thuringiensis spores are mixed with water, sprayed in the brassica field, and when these spores are converted into bacteria, they releases a toxin which is consumed by the insect and the insect are killed. अब इसी बीटी कॉटन, इसी ही यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक कॉटन बनाया है जिसका नाम है बीटी कॉटन. वो हम स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में. बट यू रिमेम्बर दैट Bacillus thuringiensis का जीन कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है और हमने एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया है, दैट इज नोन एज बीटी कॉटन. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज गिवन इज ऑफ ट्राइकोडर्मा फंगस. ओके, एंड ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस है दैट इज लिविंग इन द रूट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स दैट पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम मेनी ऑफ द डिसीजेस. सो इट इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी टू द प्लांट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज baculovirus of genus. Remember, this is a type of virus, name is baculovirus of genus nucleopolyhedrovirus. Okay, it attacks the insects and arthropods. मतलब ये जो baculovirus है, it can be used as a biocontrol agent to control certain insects
and pest in the or arthropodas in the field so that हम एग्रीकल्चर में हार्म ज्यादा ना हो. द नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ नोसेमा लोकस्टा. प्रोटोजोआ का नाम है नोसेमा लोकस्टा. इट कंट्रोल्स लॉकस्ट काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से इंसेक्ट्स, जैसे कि ग्रासहॉपर्स होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, कोर्न बोरर्स होते हैं एंड क्रिकेट्स, राइट. सो दिस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स स्टे अवे when we spray a protozoa or when there is a protozoa called Nosema locusta. Another example is given of fungi. The name is Beauveria brassiana. Okay, the name is Beauveria brassiana. It controls aphids, mealybugs, mites and white flies. So you can say that these all are microbes. If you take the example, that is what Bacillus thuringiensis, Trichoderma fungus, Nucleopolyhedrovirus genus का वायरस, Baculovirus. फिर फर्दर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ नोसेमा लोकस्टा एंड द लास्ट वन फंजाई इज ब्यूवेरिया ब्रेसियाना. राइट, दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका यूज हम किस में करते हैं, इंसेक्ट या पेस्ट को किल करने में. सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर. ठीक है, तो माइक्रोब्स किस किस चीज में हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि माइक्रोब्स का हम यूज कर सकते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट. सो हियर वी विल बी यूजिंग द माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर. एक्चुअली जनरली वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर, राइट. लेकिन हम जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर हैज अ ग्रेट ड्रॉबैक्स. ओके, और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करता है, कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम में डैमेज और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट. और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही एक पार्ट है जिसमें हम माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स तरीके से यूज कर सकते हैं. सो व्हेन माइक्रोब्स एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ अ सॉइल, अगर कोई माइक्रोब्स है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बेटर करता है, इंक्रीज करता है, तो वी कॉल इट एज माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर, या तो फिर हम कह सकते हैं माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर. सो ये बायो फर्टिलाइजर्स हुए कि हम माइक्रोब्स को भी यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज बायो फर्टिलाइजर. रिमेंबर, कोई भी अगर लिविंग चीज को यूज करते हैं तो वी यूज इट एज अ बायो. तो फर्टिलाइजर में हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज साइनोबैक्टीरिया, वी कैन यूज सर्टेन बैक्टीरिया ओवर हियर एंड वी कैन यूज फंगस ओवर हियर. सो लेट्स गो विद द फर्स्ट एग्जांपल विद द बैक्टीरिया, राइट. इन बैक्टीरिया वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन. Now, nitrogen fixation is done in two ways. The one is symbiotic way and the another one is a non-symbiotic way. Symbiotic way का मतलब क्या होता है, जिसमें जो दो है होस्ट और गेस्ट के रिलेशनशिप में, वो दोनों को बेनिफिट होता है. लेकिन ये जो नॉन सिम्बायोटिक है, ये फ्री लिविंग है, ये सॉइल में रहते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं. सो इट इज अ नॉन सिम्बायोटिक और अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया. But both serves for the purpose of increasing the nitrogen quantity into the soil. Okay. So first example which is given in your book is Rhizobium bacteria. Now Rhizobium bacteria we know that कि ये roots जो leguminous plants होते हैं उसके roots में रहते हैं और वो इनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं. किसको, सॉइल के अंदर वो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा. ओके, और रिटर्न में प्लांट उसको रूट नोड्यूल्स में रहने देगा. इट विल प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. सो बोथ आर बेनिफिटेड, राइट. सो अल्टीमेटली राइजोबियम इज अ symbiotic nitrogen fixer. The next example which are given is Azospirillum and Azotobacter. These are non-symbiotic, मतलब सॉइल में रहने वाले, ये प्लांट के अंदर नहीं रहते. So we call them as free living bacteria. They also fix nitrogen into the soil. So these are the two examples. याद रखना, अगर symbiotic पूछा जाए तो you have to remember Rhizobium.
And if non-symbiotic is asked, then you have to remember Azotobacter and Azospirillum. ठीक है? Alright. Now let's talk about the next example. And the next example is fungi. Fungi में हम understand करेंगे fungus. The name is mycorrhiza. See, it is something easy. Myco मतलब fungus. Rhiza that means roots. Okay. Mycorrhiza means fungus living in the roots of certain plants is known as mycorrhiza. Let me tell you, ज्यादातर पीनस के what we can say पीनस जो प्लांट है, okay, उसके अंदर ये ज्यादातर रहता है. Okay, कौन सी स्पीशीज होती है फंगस की? ग्लोमस. तो वो सॉइल के अंदर से प्लांट को फॉस्फोरस लगा के देगा, अब्सॉर्ब करके देगा. The fungus will absorb phosphorus from the soil and will give it to the plant. Remember, fungus will absorb phosphorus and it will give to the plant. And in return, plant will give nitrogen containing compounds जैसे कि amino acids वगैरह to this fungus. So both are benefited. So this mycorrhiza is a symbiotic condition. Remember that it is a symbiotic condition. फंगस क्या देगा? ग्लोमस फंगस है, वो क्या देगा? वो देगा फॉस्फोरस और रिटर्न में प्लांट उसको क्या देगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? द बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट प्लांट्स को अगर ज्यादा फॉस्फोरस मिल रहा है तो इट विल बी रेजिस्टेंट टू द पैथोजन. सो प्लांट को पैथोजेंस मतलब माइक्रोब्स, दूसरे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे अटैक करने वाले हैं तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब प्लांट की इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी. द नेक्स्ट इज ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस. सपोज अगर ड्रॉट दैट इज सूखा पड़ गया तो भी वो प्लांट को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसके पास वो फंगस है, वो उसे अब्सॉर्ब करके पानी दे देगा. सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब अगर एक्सेस सॉल्ट्स आ गए तो भी इट विल नॉट अब्सॉर्ब एंड इट विल नॉट कॉज एक्सोऑस्मोसिस, कि प्लांट का पानी बाहर नहीं निकल जाएगा. ठीक है, तो वो भी उसको टॉलरेट कर जाएगा आराम से. सो इट बिकम्स ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेट. एंड द नेक्स्ट इज, सो इफ अगर ये दो कंडीशन आ गई तो द प्लांट विल ग्रो इन अ बेटर वे. इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सच प्लांट विल बी बेटर. ठीक है, सो इन दिस वी हैव स्टडीड अबाउट टू, दैट इज bacteria and fungus. You have to remember the examples over here. Now we will switch to the next, that is cyanobacteria. Now the third example we are going to talk about is cyanobacteria. We all know that cyanobacteria are also known as the blue-green alga, और ये ज्यादातर algae हैं, मतलब they will be having two different kinds of habitat, that it can survive in aquatic as well as in the terrestrial habitat. ठीक है, the main purpose is what? They also helps to fix nitrogen. Okay, so blue-green alga or cyanobacteria are also helpful in nitrogen fixation. Further अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो Acceleratoria, Nostoc and Anabina. So they can be used for fixing nitrogen. Further, cyanobacteria nitrogen fixation के लिए यूज होते हैं in the rice or the paddy field. If you might be knowing, तो राइस को हम ग्रो करने के साथ में पूरे फील्ड को वाटर से भर देते हैं ताकि उसमें वो एल्गी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रो हो जाए एंड उसकी वजह से उसमें अच्छे तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए. तो रिमेंबर, राइस या तो फिर पैडी फील्ड में वाटर लॉजिंग करने में आता है. द रीजन इज व्हाट? ताकि उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी बेटर तरीके से ग्रो करे और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके. फर्दर, जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल. मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज किया, नाइट्रोजन इंक्रीज किया, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है दैट विल बी इंक्रीज्ड. एंड यू कैन से दैट मेनी अ टाइम्स द फार्मर्स आर स्विचिंग टू दिस बायोफर्टिलाइजर इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द लॉस. जितना भी, लाइक सपोज एक फील्ड में गेहूं किए हैं तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स यूज किया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर राइस करनी है तो दे विल, यू कैन से दे विल इंटेंशनली ग्रो साइनोबैक्टीरिया, ताकि जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है वो वापस कंपेंसेट हो जाए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर. बिकॉज वी नो दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स के काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, राइट? So this was all about, you can say, the topic of microbes when we use it as a biofertilizer.
And this is the end of the chapter.